हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन सीरीज के पार्ट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस पार्ट 4 में क्या होगा तो पूरा मानव प्रजनन एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, जो कि आपके 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के #7 और #8 का रिवीजन होगा। ठीक है, इन सिंगल शॉट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने रिवीजन की ओर। सब आपको बता दें कि मानव प्रजनन को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ाए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आपको इस वीडियो में पार्ट 1 भी मिल जाएगा, पार्ट 2 भी मिल जाएगा, बशर्ते आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। हाँ, ये वीडियो वही बच्चे देखेंगे जो बेसिक वीडियो देख चुके हैं 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का। अगर नहीं देखे हैं तो आप उदित एकेडमी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसका पहले 7 और 8 बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद आप रिवीजन वीडियो देखिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स को यूज़ करके समझाया गया है, और धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। 20 to 25 मिनट्स में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करवाऊँगा। तो आपको बता दें कि ये चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम का वेटेज रखता है, और बायोलॉजी 500 प्लस का 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मादा में क्लाइटोरिस किसके समजात है? तो मादा में जो क्लाइटोरिस होता है नर के पेनिस के समजात होता है। किसके समजात होता है? नर के पेनिस के समजात होता है। मादा में जो क्लाइटोरिस होता है वो नर के पेनिस के समजात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्व शुक्राणु के सिर पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जब एक शुक्राणु परिपक्व हो जाता है तो उसके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना जो पाया जाता है उसे एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। आपको पता है, अगर अभी मतलब इसका बहुत अच्छा अच्छा डायग्राम्स यूज किया गया है उस वीडियो में, #7 में। तो आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पहले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ अच्छे अच्छे डायग्राम्स के साथ समझाया गया है। ठीक है, यहाँ रिविजन के लिए है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उसके लिए है। हिस्टेरोक्टमी का तात्पर्य किस सर्जरी द्वारा विस्थापन है? मैंने आपको बताया था कि हिस्टेरा वर्ड कहीं भी आ जाए पूरे बायोलॉजी में तो उसका संबंध किससे होता है? तो गर्भाशय से होता है। हिस्टेरा वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका संबंध किससे होता है? गर्भाशय से। तो जब हिस्टेरोक्टमी करेंगे तो किसका सर्जरी करना हुआ? गर्भाशय का। किसका हुआ? गर्भाशय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक्स निम्न में से किस में पाया जाता है? तो सर्विक्स कहाँ पाया जाता है? तो गर्भाशय एवं योनि के बीच में। कहाँ पाया जाता है? गर्भाशय एवं योनि के बीच में सर्विक्स पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका यूट्रस है, यदि यदि आपका ये यूट्रस है तो यूट्रस में 3 लेयर होता है। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर। जो सबसे बाहरी सबसे भीतरी लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, बीचला लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और सबसे किनारे वाले लेयर को एक्टोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियम किसका आवरण है? तो गर्भाशय का आवरण है। ठीक है, चलिए किसका आवरण है? तो गर्भाशय का आवरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 48 और 24 में, तो आपका आंसर टिक करना है 24 घंटे। 24 घंटे अंडाणु का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा है? जैसे कि मैं आपको बताया था इसके बेसिक वीडियो में डायग्राम के साथ कि यदि वो अंडाशय है तो अंडाशय के सबसे नज़दीक भाग इस तरीके से फनेल शेप का होता है, उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। उसके बाद स्थमस होता है, एम्पुला होता है, उसके बाद स्थमस होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में अंडाशय के नज़दीक का सबसे मतलब अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग कौन सा हो जाएगा? तो इनफंडिबुलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इनफंडिबुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है। बार्थोलिन की ग्रंथि कहाँ होती है? तो योनि के किनारों पर होती है। यहाँ पे जो भीगापन गीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो बार्थोलिन ग्रंथि के कारण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पहले द्वितीयक लैंगिक लक्षण औरतों में होता क्या क्या है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं जैसे कि उन और लड़कियों का आवाज़ का पतला होना,
स्त्रियों का आवाज़ का पतला होना, जिसको हम लोग हाई पिच वॉइस कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, उनके स्तनों में उभार आना, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। तो ये किसके कारण विकसित होते हैं, तो एस्ट्रोजेन हार्मोन के कारण। महिला में किसके कारण, एस्ट्रोजेन, और पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके कारण होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, अगर पूछ दे स्त्री में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है एस्ट्रोजेन। यही पूछ दे पुरुष में किस हार्मोन के प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है, तो ये तो क्वेश्चन आप भी जान रहे हो कि मादा जनन तंत्र से। गर्भाशय किससे संबंधित है, मादा जनन तंत्र से। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक नर जनन अंग है। सबसे पहले आपको समझना होगा प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है कि वैसा जनन अंग जो आपके शरीर में गैमीट बनाए, यानी युग्मक को बनाए। युग्मक क्या है, तो युग्मक जैसे पुरुष में क्या कहते हैं, मेल गैमीट उसको कहते हैं, नर युग्मक क्या है, शुक्राणु है। मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है। तो जो अंडाणु और शुक्राणु को बनाता है उसको प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अगर वो नर में प्राथमिक होगा तो प्राथमिक नर जनन अंग, जैसे कि क्या हो जाएगा, वृषण। प्राथमिक नर जनन अंग क्या है, वृषण, क्योंकि वृषण ही क्या बनाता है, शुक्राणु। यही पूछ देता कि प्राथमिक मादा जनन अंग कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाता अंडाशय। ठीक है, तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वीर्य का पीएच मान कितना होता है। मानव वीर्य यानी ह्यूमन स्पर्म का पीएच मान ये क्षारीय होता है। आपको ऐसे याद रखना है कि 7.3 to 7.5 होता है, और यह क्षारीय होता है। क्या होता है, मानव वीर्य का पीएच मान क्षारीय होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन के लिए वास डिफरेंस को काट बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वास डिफरेंस किस में होता है, महिला में या फिर पुरुष में, तो पुरुष में होता है। किसके अंदर होता है, पुरुष में होता है। और पुरुष में यदि नसबंदी करना हो तो उसके वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है। तो वास डिफरेंस को काटते हैं तो उस प्रोसेस को वैसेक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसेक्टमी। यही महिला में परिवार नियोजन वाला प्रक्रिया करना हो तो उसमें फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। किसको काटा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को। तब उस प्रोसेस को ट्यूबैक्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टमी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है। परिवार नियोजन के लिए ऑपरेशन कराया जाता है, जो आप भी जानते हैं। अगर पुरुष में कराएंगे तो किसको काटेंगे, वास डिफरेंस को, फिर उसको कहते क्या है, वैसेक्टमी। अगर महिला में वो परिवार नियोजन वाला ऑपरेशन करवाएंगे तो किस चीज़ को काटा जाता है, फेलोपियन ट्यूब को। उसको क्या कहते हैं, ट्यूबैक्टमी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। तो वृषण के अंदर ऐसे कौन सा कोशिका है जिससे कि हार्मोन स्रावित होता है, तो वो है लीडिंग सेल। कौन है, लीडिंग सेल। वृषण में मौजूद लीडिंग सेल ही बहुत तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है, बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रह एवं पोषण किसमें होता है। तो मनुष्य में यानी नर में जो शुक्राणु का संग्रह, शुक्राणु बनता तो वृषण में है, ये आपको पता चल गया। वृषण में लीडिंग कोशिका होती है जिससे हार्मोन रिलीज होता है। अब बात है कि जब वृषण में शुक्राणु बन गया तो उसका संग्रह कहाँ होता है, वो कहाँ पे जमा रहता है और उसको पोषण कहाँ पे मिलते रहता है, तो वो है एपिडिडिमिस। किसमें, एपिडिडिमिस में ही शुक्राणु का संग्रह एवं पोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है। किनको बोला जाता है, अरस्तु को। और अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक हैं। किसके जनक हैं, जीव विज्ञान के भी जनक हैं अरस्तु ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका किस प्यूटिटरी हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। सर्टोली कोशिका कौन, ये वही कोशिका है जो कि शुक्राणु को पोषण देता है। शुक्राणु को पोषण कौन देता है, सर्टोली कोशिका। तो वो सर्टोली कोशिका पिट्यूटरी किस पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, तो वो है क्या, एक सेकेंड, एलएच हार्मोन। कौन सा, एलएच हार्मोन से स्रावी मतलब कंट्रोल होता है सर्टोली कोशिका। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट रिवीजन कर लिए विदिन 10 मिनट्स, और आगे के 10 मिनट्स में हम लोग पार्ट 2 रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए
चलिए अब हम लोग मानव प्रजनन पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ये भी पार्ट 2 और पार्ट 1 यदि आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पैकेट में आ जाता है। और पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप बायोलॉजी तैयारी कर रहे हैं इसी तरीके से यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, रिलेवेंट नोट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया हो, थोड़ा कम शॉर्ट नोट्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और मॉडल पेपर हैं, सब चीज़ आपको अच्छा तैयारी करने का पैकेज चाहिए तो आप उदित फार्मेसी क्लासेज नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम नाम से कोर्स है। इस कोर्स में इनरोल होने के लिए मात्र 299 रुपीज़ लग रहा है। बहुत बच्चे इनरोल हो चुके हैं, बहुत बच्चे लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठाइए अगर नहीं अभी तक लिए हैं, और जो ले लिए हैं वो अच्छे से कंटिन्यू करके स्टडी करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? क्वेश्चन क्या है? 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? तो मैं आपको बता दूं, पिछले के कहते हैं कि 4 स्पर्मेटोसाइट और oocyte में क्या अंतर है। यदि बोल दे कि मैं एक से समझाता हूं पहले, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना को शुक्राणु बनाता है? तो 4। कितना? 4। एक प्राइमरी oocyte एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 शुक्राणु बनाता है, और एक प्राइमरी oocyte कितना बनाता है? 1 बनाता है। अगर स्पर्म का बात करें तो 1 से 4 बनता है, अगर ओवम का बात करें तो 1 से 1 ही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अगर देखिए 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? यदि 1 से 4 बन रहे तो 4 से 16 बन जाएंगे। ये तो समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्त्री में एक प्राइमरी oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होगा? तो मैं आपको क्या बताया, यदि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेगा तो 1 से 4, अगर प्राइमरी oocyte बोलेगा तो 1 से 1। तो एक प्राइमरी oocyte से कितने अंडाणु का निर्माण होगा? 1 ही अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझ में आ गया? एंट्रम किसकी गुहा है? तो याद रखिए ग्राफियन फॉलिकल की गुहा होती है। कौन? एंट्रम। एंट्रम किसकी गुहा होती है? ग्राफियन पुटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का यदि नियंत्रण की बात करें तो वो एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है पुरुष में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है? तो कह रहा है कि शुक्राणु है तो उसमें केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ किसमें? हेड पीस में पाया जाता है। मैं आपको बताया था कि यदि ये शुक्राणु है तो शुक्राणु के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहला तो ऊपर में टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं। फिर ये हेड पीस हुआ, फिर ये नेक पीस होता है, फिर मिडिल पीस होता है, फिर टेल भी होता है। इस तरीके से शुक्राणु को बांटा गया है। तो एक्रोजोम गोल्जी बॉडी का बना होता है। मैं आपको पूरे जो भी स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आता है मैं सब डिटेल कर रहा हूँ। एक्रोजोम किससे बना होता है? गोल्जी बॉडी से बना होता है। फिर ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, हेड पीस है, वो केंद्रक से बना होता है। ठीक है, और इसका नेक वाला पार्ट, गर्दन वाला पार्ट सेंट्रियोल से बना होता है। फिर मिडिल पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। किससे बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसके बेसिक वीडियो को देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ, यानी केंद्रक का बात कर रहा है, तो केंद्रक कहाँ है? तो हेड में है। कहाँ है? हेड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। तो मैं आपको बता दूं, यदि शुक्राणु बोल दे, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या है? अगर प्राथमिक सीधा शुक्राणु कोशिका बोल दे तो वो एक गुणित होता है। क्यों? क्योंकि वो तो युग्मक है। चाहे अंडाणु बोल दे तो वो युग्मक है। लेकिन अगर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलेगा, इसका मतलब है कि वो अभी शुक्राणु नहीं है। तो वो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बोलेगा तो वो द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। उसी तरीके से आपको अंडाणु में भी याद रखना है कि अंडाणु जो होता है वो एक गुणित होता है। लेकिन अगर प्राथमिक अंडाणु कोशिका यानी प्राइमरी oocyte बोल दे तो वो द्विगुणित होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है। तो मैं पिछले ही स्लाइड में बताया कि एक्रोजोम क्या होता है। ये जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर है शुक्राणु का, तो इसके बाहर में जो टोपी नुमा संरचना होता है उसको हम लोग एक्रोजोम कहते हैं, और वो किसका बना होता है, तो गोल्जी काय का बना होता है। किसका बना होता है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु के पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल का विन्यास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शुक्राणु का स्ट्रक्चर है, तो शुक्राणु का पूंछ है तो उसमें एक विन्यास होता है, सजावट होता है। तो वो किस तरह का होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रमुख होता है। कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके कारण कि शुक्राणु का जनन बहुत मतलब वही कंट्रोल करता है, तो वो है FSH। कौन सा हार्मोन है, FSH। उसके कारण ही शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु जनन प्रमुख होता है। FSH हार्मोन ही प्रमोट करता है शुक्राणु जनन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होगी। मतलब एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने अंडे को उत्पन्न करती है। तो मैं आपको बता दूं को 400 कितना होता है, 400 अप्रॉक्स होता है। हर महिला लगभग 12 से 13 साल की उम्र आते आते उसका स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उस स्टार्टिंग को क्या कहते हैं, उसके एंडिंग को क्या कहते हैं, वीडियो में आगे मिल जाएगा आपको। मैं पहले यहाँ बताता हूँ कि जब वो स्टार्टिंग होता है तो हर मंथ एक अंडाणु बनता है। उसी तरीके से लगभग 45 to 50 ईयर्स तक उनका ये पीरियड रहता है जब तक वो अंडाणु को बनाती हैं। तो इस तरीके से उनके पूरे जीवन काल में लगभग 400 अंडाणु बन सकते हैं एक महिला के द्वारा। किसी स्त्री के मासिक चक्र का बंद होना, यानी कोई स्त्री है वो एज हो गया उनका 45 to 50 ईयर्स, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र बंद हो जाता है, तो उसको आखिर क्या कहा जाता है, तो उसको मीनोपॉज कहा जाता है। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एम से मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मीनो का मतलब समझ आया, पॉज, वीडियो को पॉज करते हैं मतलब वीडियो को रोकते हैं, तो उसी का मतलब है स्त्री मासिक चक्र को बंद होना मतलब मीनोपॉज। और याद रखिए कि जब क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मासिक चक्र पहली बार होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मिनार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्की या फिर मिनार्ची। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी होती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वापसी होती है। यदि मेंसुरेशन का तत्काल कारण हो रहा है तो किस हार्मोन की वापसी होगी, प्रोजेस्टेरोन की। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को कंट्रोल करता है। महिलाओं में, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी उनके आवाज़ में पतलापन, उनके स्तनों में उभार आना, ये सब उनके द्वितीयक लैंगिक लक्षण का पार्ट है। और ये कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो एस्ट्रोजन के द्वारा। और मेंसुरेशन जो हो जाता है उसका तत्काल कारण कौन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है। तो अंडोत्सर्जन LH हार्मोन के प्रयास से संभव है। जब LH हार्मोन का मात्रा अचानक बढ़ जाता है तो उस समय LH सर्ज होता है। LH सर्ज के समय ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडोत्सर्जन क्या है। तो अंडाशय से अंडाणु जब बाहर निकलता है तो उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है, LH हार्मोन। फिर ये ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि अंडोत्सर्जन के लिए जो LH हार्मोन का भागीदारी है वो कैसे रोल अदा करता है, ज़्यादा करके या कम करके। तो LH हार्मोन का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है जिस कारण से अंडाशय से अंडाणु निकल जाता है। ठीक है, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन की उपस्थिति होती है। तो HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन, HCG हार्मोन। आप देख रहे होंगे प्रेगा न्यूज नाम का किट आता है, ठीक है, उस किट में यूरिन के ड्रॉप को, यूरिन के बूंद को डालने पर उससे पता चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो यही हार्मोन को डिटेक्ट करता है, HCG हार्मोन को। जब महिला में निषेचन हो जाता है यानी अंडाणु और शुक्राणु मिल जाता है तो उनके मूत्र में एक हार्मोन आने लगता है, वो है HCG। ठीक है, तो ये हार्मोन की उपस्थिति ही बताता है कि वो गर्भवती हैं या नहीं है। तो वही बोला है क्वेश्चन, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सी हार्मोन की उपस्थिति होती है, तो HCG की होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्विगुणित संरचना है? तो क्या अंडाणु द्विगुणित होगा? नहीं, ये तो युग्मक है तो ये एक गुणित होगा। शुक्राणु एक गुणित होगा, लेकिन युग्मनज, युग्मनज कब कहते हैं? जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है, दोनों मिल गया, तब उसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। तो ये द्विगुणित संरचना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मीजोडर्म की उत्पत्ति नहीं है? मीजोडर्म का उत्पत्ति, मीजोडर्म की उत्पत्ति कौन सी नहीं होती है? तो तंत्रिका तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम वो मीजोडर्म से नहीं होता है। और यानी परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र, ये सब किसके द्वारा होता है? मीजोडर्म की उत्पत्ति है। और तंत्रिका तंत्र मीजोडर्म की उत्पत्ति नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के गर्भावस्था के किस महीने में शिशु गतिशील होता है और सिर पर बाल आने लगते हैं? मतलब ये हुआ कि जब प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा होता है, ये तो आपको पता होगा कि गर्भधारण कितना होता है मानव में, तो 270 से 280 दिन होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ्स का होता है। और वो उसका किस महीने में, मतलब जो स्टार्टिंग होता है उसके किस महीने में बच्चा पहली बार गतिशील होता है और उसके सिर पर बाल आने लगते हैं? तो वो है 5वां महीना। 5वें महीने में बच्चा पहली बार गतिशील होता है और उसके सिर पर बाल आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको मानव प्रजनन के बेसिक में करवा दिया, फिर रिवीजन भी करवा दिया, और वैसा ज़रूरत होगा तो मैं एक बार और पूरे बायोलॉजी को रिवाइज करूँगा और कंप्लीट में तक में मैं पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार, एक उस तरीके से बेसिक तरीके से, एक बार रिवीजन तरीके से मैं कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा मई के बाद लगभग 6 या 7 दिन का, तो उस बीच में मैं कंप्लीट मैराथन क्लास लेकर के फिर से एक बार पूरे रिवाइज करवा दूंगा, जिस तरीके से आपका बायोलॉजी टिप टू टिप होगा। तो चलते आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप रियली में गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक अचूक मंत्र अपनाना है, बायोलॉजी के मेरे सीरीज को फॉलो करना है, प्लस एनसीईआरटी किताब पढ़नी है। और रिवीजन करने के लिए आपको जैसे खाना खा रहे तो उस समय पे भी वीडियो चला के सुन लिए एक बार। सुनने से क्या होगा, माइंड में आपका बैठ जाएगा, ताकि वहाँ पे आप ऑप्शन को पिक आउट कर पाइएगा। ठीक है, अनुमान भी आप सही लगा पाइएगा, कि अगर नहीं भी याद होगा तो फिर भी आपका अनुमान सही लगेगा। ठीक है, इसका कारण यही होगा क्योंकि आप रिवाइज किए रहेंगे। तो इस तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो फिर कल के वीडियो में हम लोग कोशिका चैप्टर के कोशिका का पार्ट 2 कंप्लीट करके कोशिका कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।